तो चलो बात करते हैं एनसेड्स के बारे में। एनसेड्स काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, लेकिन उतने अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं इसके फुल फॉर्म से। तो एनसेड्स जैसा कि आपको पता होगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, राइट। तो जैसा इसका नाम है, ये वही काम करता है। ये पेन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और ये एंटीपायरेटिक एक्शन भी शो करता है, यानी कि फीवर को भी कम करता है। और यही सेम काम स्टेरॉइड्स भी करते हैं। लेकिन इन ड्रग्स के अंदर स्टेरॉइड्स का कंपाउंड नहीं होता, इवन दो ये दोनों सेम एक्शन शो करते हैं, लेकिन इन ड्रग्स के अंदर स्टेरॉइड का कंपाउंड नहीं होता। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अंडरस्टूड? सिंपल। नाउ अब बात करते हैं एनसेड्स की हिस्ट्री के बारे में। इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। देखो, एनसेड्स हमेशा से एनसेड्स जैसे ही यूज़ नहीं होते थे। ये बात है 1550 BC की। इजिप्शियंस विलो बार्क का इस्तेमाल करते थे एज एन एनसेड, आप कह सकते हैं। पेन रिलीफ करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस के लिए विलो बार्क का इस्तेमाल किया जाता था, और ये हमेशा से होता था। लेकिन 1828 में एक जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट था, जोहान बुचनर करके, जिसने क्या किया कि इस विलो बार्क के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड था सैलिसिन, उसको आइसोलेट किया। अब ये जब सैलिसिन आइसोलेट हो गया तो लोगों ने इसको कन्वर्ट किया सैलिसिलिक एसिड के अंदर। फिर उसके बाद सैलिसिलिक एसिड एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ होने लगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। लेकिन 1898 में फेलिक्स हॉफमैन करके एक जर्मन केमिस्ट था, ये भी जर्मन था, जर्मन केमिस्ट था जो कि बेयर के अंदर काम करता था। उसने क्या किया कि उसने सैलिसिलिक एसिड से एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड सिंथेसाइज किया। और उसका रीज़न ये था कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो GI साइड इफ़ेक्ट शो करता था, और उसी को कम करने के लिए इसने एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड सिंथेसाइज किया। और यहाँ से शुरुआत होती है प्रॉपर एनसेड्स की। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को कहा जाता है एस्पिरिन। सबसे पहला एनसेड ये डेवलप हुआ। अब क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव था और साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम थे, इसीलिए लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया। काफ़ी ज़्यादा वाइडली इसे यूज़ किया जाने लगा फॉर रिलीविंग पेन, फीवर एंड ऑल्सो फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़। फर्दर डिस्कवरीज के बाद ये पता चला कि एस्पिरिन का जो मैकेनिज़्म है वो है कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करना। कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करके ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करता है। फिर और रिसर्च हुई तो पता चला कि कॉक्स एंजाइम से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज होते हैं। तो इससे ये पता चला कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करते हैं। तो आज जितने भी एनसेड्स हैं वो कॉक्स इनहिबिटर होते हैं। वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस रुकती है, जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिलता है। तो ये थी एनसेड्स की हिस्ट्री, जिसके अंदर आपने थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लिया। अब बात करते हैं ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की। तो ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के बीच में। यस, कॉक्स जो एंजाइम है वो 2 टाइप के हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। देखो, कॉक्स 1 जो एंजाइम है वो बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉक्स 2 जो है वो जब भी इन्फ्लेमेशन होता है, इंजरी होती है, तो वही टाइम पे प्रोड्यूस होता है। कॉक्स 1 जो है वो GI प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, यानी कि वो म्यूकस की लेयर फॉर्म कराता है, GI प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और ओवरऑल होम्योस्टैसिस में भी हेल्प करता है, इसीलिए हमेशा बॉडी में प्रेजेंट होता है। कॉक्स 2 जो है उससे जो इकोसोनॉइड्स बनते हैं वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अंडरस्टैंड? क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे ही सिंथेसाइज होता है ऑब्वियसली। इससे ये पता चलता है कि कॉक्स 1 से जो इकोसोनॉइड्स बनते हैं वो गुड इकोसोनॉइड्स कह सकते हैं हम उन्हें, और कॉक्स 2 से जो बनते हैं वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, पेन, फीवर, ये सारी चीज़ें। अंडरस्टैंड? तो इतना समझ में हमें आ गया। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो एनसेड्स जो हैं वो ब्रॉडली 4 टाइप्स में क्लासीफाई किए जाते हैं। सबसे पहले हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, यानी इसके अंदर जो ड्रग्स आएंगे वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे। और इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो सबसे पहला है एस्पिरिन, यानी कि एस्पिरिन दोनों को ब्लॉक करता है। उसके अलावा जो प्रोफेन्स हैं, यानी कि आइबोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन वगैरह। उसके अलावा नेप्रोक्सेन और मेफिनेमिक एसिड, पायरोक्सिकैम, टेनोक्सिकैम, केटोरोलैक और फिनाइल ब्यूटाजोन, यानी कि ये काफ़ी फेमस ड्रग्स हैं जो हम काफ़ी रेगुलरली देखते हैं।
तो ये सारे ड्रग्स हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। उसके बाद दूसरा जो क्लास है वो है प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कॉक्स-1 कॉक्स-2 दोनों को इनहिबिट करेंगे, लेकिन कॉक्स-2 को ज़्यादा इनहिबिट करेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहला ड्रग है वो है डाइक्लोफेनेक। अंडरस्टैंड, ये काफ़ी फेमस है। डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, निमेसुलाइड, उसके अलावा मेलॉक्सिकैम, इटोडोलैक, ये सारे ड्रग्स कॉक्स-1 कॉक्स-2 दोनों को करेंगे, लेकिन कॉक्स-2 को ज़्यादा ब्लॉक करेंगे। उसके बाद थर्ड क्लास है सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो सिर्फ कॉक्स-2 को ही इनहिबिट करते हैं और इनके अंदर आते हैं हमारे सारे कॉक्सिब्स, एटेरोकॉक्सिब्स, सेलेकॉक्सिब्स, पैराकॉक्सिब्स एक्सेट्रा। अब जो फोर्थ क्लास के ड्रग्स हैं वो ऐसे ड्रग्स हैं जिनके अंदर एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी कम है। इसके अंदर सबसे पहला ड्रग और सबसे फेमस पैरासीटामॉल है। उसके अलावा मेटामिजोल और प्रोपिफेनाजोन। ओके, तो ये थी क्लासिफिकेशन एनसेड्स की। अब ये पूरे ड्रग्स को तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो सबसे फेमस और जो प्रोटोटाइप है एस्पिरिन, उसको स्टडी करते हैं, उसकी फार्माकोलॉजी देखते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को एस्पिरिन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एस्पिरिन ऐसा ड्रग है जो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स की क्लास के अंदर आता है। इसका दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसके अंदर एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी तीनों इफेक्ट होते हैं। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये सिंपली कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सा कॉक्स है, कॉक्स-1 या कॉक्स-2 दोनों। जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस का, एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनता है कॉक्स पाथवे से, तो वो कॉक्स को इनहिबिट करता है, तो वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बन पाते, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाता है। अंडरस्टैंड। तो ये तो बात हो गई मैकेनिज्म की कि ड्रग किस तरीके से काम करता है, लेकिन ड्रग के काम करने के लिए ड्रग को बॉडी के अंदर जाना और बॉडी को ड्रग को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, राइट। तो इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, वाइडली एब्जॉर्ब होता है ये पूरे जीआई ट्रैक्ट में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इसे बेसिक नेचर चाहिए होता है एब्जॉर्ब होने के लिए। इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी पुअर होती है, लेकिन अगर इसका माइक्रोफाइनिंग कर दिया जाए या तो फिर अल्कली को थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए तो इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब बॉडी में जाने के बाद ये बहुत फास्ट डीएसिटाइलेट होता है। आप लोगों को पता होगा कि इसका दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब इसका डीएसिटाइलेशन होगा तो बनता है सैलिसिलिक एसिड। तो एक्चुअल में सैलिसिलिक एसिड जो है वो एस्पिरिन का एक्टिव फॉर्म है। बॉडी में एस्पिरिन जाने के बाद सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये जनरली होता है लीवर में, प्लाज्मा में या फिर गट वॉल के अंदर। एब्जॉर्प्शन होने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से होता है पूरी बॉडी के अंदर। 80% ड्रग प्लाज्मा बाउंड होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर के क्रॉस करने की बात है तो इतने अच्छे से क्रॉस नहीं करता, लेकिन कर लेता है। प्लासेंटा को भी ये क्रॉस करता है, इसीलिए फीटल डेवलपमेंट में ये हल्का सा इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद जब सारा काम हो जाता है तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो सैलिसिल यूरिक एसिड के अंदर मेटाबोलाइज हो जाता है और फिर उसका एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू ही होता है। अब एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन की हाफ लाइफ 15 से 20 मिनट की है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड की हाफ लाइफ जो है वो 3 से 5 घंटे की है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे 2 हाफ लाइफ? तो एस्पिरिन जो है वो ऑब्वियसली डीएसिटाइलेट होता है बहुत फास्ट ताकि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो, इसीलिए उसकी हाफ लाइफ देखेंगे तो ऑब्वियसली कम रहेगी। तो ये बात हो गई बॉडी के इफेक्ट की, लेकिन ड्रग का क्या इफेक्ट है, यानी साइड इफेक्ट्स कैसा है। तो एस्पिरिन के साइड इफेक्ट की बात करें तो ये डिफरेंट लेवल्स पे है, मतलब आप कितना डोज देंगे उस हिसाब से इसका साइड इफेक्ट मिलता है। तो सबसे पहले लेवल की बात करें नॉर्मल डोज यानी कि 0.3 to 1.5 ग्राम की अगर बात करें, जो कि एनाल्जेसिक डोज है एस्पिरिन का, अगर उसकी बात करें तो उस डोज में जीआई इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर नहीं है, तो कॉक्स-1 को भी इनहिबिट करेगा और कॉक्स-1 को इनहिबिट करेगा तो जीआई प्रोटेक्शन कम हो जाएगी, अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से जीआई इरिटेशन होगी। उसके अलावा ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इस बात को ज़रा गौर से सुनना कि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कॉक्स को ब्लॉक करने की वजह से थ्रोम्बोक्सेन की भी सिंथेसिस रुकती है, जिसकी वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए एस्पिरिन को वॉरफेरिन के साथ में नहीं दिया जाता, अंडरस्टैंड। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है। ये हरदम नहीं होती, बहुत रेयरली होती है, लेकिन जब होती है तो सीरियस होती है, जैसे कि रैशेस वगैरह हो सकते हैं, अर्टिकेरिया, एंजियोएडेमा या फिर अस्थमा वगैरह हो सकता है।
अब दूसरा लेवल है एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज का, यानी कि अगर 3 से 5 ग्राम पर डे के हिसाब से डोज दिया जाए तो इस लेवल पर इस डोज के अंदर सैलिसिलिज्म सिंड्रोम हो सकता है। अब ये सैलिसिलिज्म सिंड्रोम के अंदर होता है डिजीनेस, या तो फिर टिनिटस होगा, टिनिटस यानी कि कान में आवाज़ आएगी। उसके अलावा वर्टिगो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह हो सकता है और हिपैटिक इंजरी भी हो सकती है। ये चिल्ड्रंस के अंदर जनरली हो जाती है, लेकिन एडल्ट्स को अगर लंबे समय तक ये ड्रग दिया गया तो उनके अंदर भी लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर इस डोज पे दिया गया तो। फिर तीसरा लेवल है एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग। अगर 15 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से एस्पिरिन दिया गया तो हो जाती है एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग। और ये जो डोज की बात की जा रही है ये एडल्ट्स के लिए। अब इसके सिम्टम्स की अगर बात करें क्या क्या हो सकता है, तो ये डोज के हिसाब से सिवियरिटी सिम्टम्स की बढ़ती जाती है, जैसे कि वॉमिटिंग हो सकती है, फिर और डोज बढ़ेगा तो डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपर और हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, डेलीरियम हो सकता है, हेल्यूसिनेशन हो सकता है, कन्वल्जन, कोमा और डेथ भी हो सकती है। डेथ जो है वो रेस्पिरेटरी कोलैप्स या फिर कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स की वजह से होगी। तो एस्पिरिन के काफ़ी सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हाई डोज के ऊपर है, यानी एस्पिरिन की पॉइजनिंग होगी तो। अब बात किया जाए कि इसे इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। इसे एज एन एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है, एज एन एंटीपायरेटिक यूज़ किया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर यूज़ किया जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में भी लॉन्ग टर्म के लिए इस ड्रग को प्रेफर नहीं किया जाता है। तो ये तो बात हो गई एस्पिरिन की। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट है एस्पिरिन के मैकेनिज़्म में, उसको और ज़्यादा क्लियर करना है, तो ये वाली वीडियो चेकआउट करो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो एनसेड्स का मैकेनिज़्म आपको बहुत ही ईजीली समझ में आएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।